दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो जेएसएससी का हमारा सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव वाला झारखंड जीके का, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ टॉपिक्स को और यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निर्वासन काल, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इस्लाम दर्शन के विद्वान थे, तो ये बिल्कुल सही है। कवि, पत्रकार, संपादक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये भी सही है। इसके अलावा क्या वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस वर्ष अंग्रेजी सरकार ने बंगाल से निष्कासित कर दिया था, तो ये किया था 1916 में। ठीक है, 1916 में इनको अबुल कलाम आज़ाद को अंग्रेजी सरकार ने बंगाल से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना निर्वासित जीवन रांची में कब से कब तक बिताया था, तो इनका जो जीवन था वो रांची में निर्वासित रहा था 1916 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1920 तक इन्होंने बिताया था। अगला है मौलाना आज़ाद के संपादकत्व में अल हिलाल नामक साप्ताहिक जो उर्दू समाचार पत्र है किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 1912। जो अल हिलाल है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये 1912 में पहली बार छपा था। और मौलाना जो आज़ाद के संपादकत्व में निकलने वाला जो पत्र था अल हिलाल, इसकी प्रतिबद्धता क्या थी, ये किस लिए निकाला जाता था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए, देश की स्वतंत्रता और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, और अंग्रेजी सरकार की जो कार्य था, जो भी नेगेटिव कार्य था उसको बताने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है अल हिलाल की लोकप्रियता से चिढ़कर अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष प्रेस एक्ट के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो याद रखिएगा कि इस पर प्रतिबंध 1914 में लगा दिया गया था अल हिलाल के ऊपर। अगला है अल हिलाल पत्र पर प्रतिबंध के बाद मौलाना आज़ाद ने किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था, तो अल हिलाल के बाद जस्ट उन्होंने अल बिलाग या अल बलाग नामक ये जो पत्र है इसका प्रकाशन शुरू कर दिया था। अगला है मौलाना आज़ाद रांची के किस मस्जिद में नमाज के बाद तकरीर करते थे जिसे सुनने के लिए हिंदू धर्मावलंबी बाहर खड़े रहते थे, तो ये जो करते थे वो करते थे जामा मस्जिद में, रांची में जामा मस्जिद, वहाँ पर ये जाकर तकरीर किया करते थे। अगला है मौलाना आज़ाद इस्लामिक शिक्षा के लिए रांची में कौन सी संस्था स्थापित किए थे, तो इसका सही उत्तर है कि ए और बी दोनों, अंजुमन इस्लामिया भी यहाँ पर था और मदरसा इस्लामिया भी था, तो दोनों ही संस्थाओं का इन्होंने स्थापना किया था। अगला है मौलाना आज़ाद हिंदू धर्म की किस सभा की अध्यक्षता रांची में की थी, तो हिंदू धर्म का जो सभा था जिसका इन्होंने अध्यक्षता किया था वो है रांची गौशाला मेला की वार्षिक सभा। ठीक है, रांची गौशाला मेला की वार्षिक सभा का इन्होंने किया था। अगला है मौलाना आज़ाद ने रांची में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो रांची में इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगला है मौलाना आज़ाद ने केंद्र सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1947 से 1958 तक ये प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का रांची आगमन, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गांधी जी का रांची आगमन में ये पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला रांची आगमन किसके संबंध में हुआ था, तो आप जानते होंगे कि चंपारण जो आंदोलन है इसके संदर्भ में गांधी जी पहली बार रांची आए थे, और जो कमेटी बनी थी चंपारण में उस कमेटी का पूरा बैठक रांची में ही हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी को किसने बिहार के राज्यपाल सर एडवर्ड गेट से मिलने की अनुमति दी थी, तो ये जो अनुमति है वो मिला था मुख्य सचिव बिहार से। ठीक है, उन्होंने ही इनको अनुमति दी थी। अगला है कि चंपारण संबंधी वार्ता के सिलसिले में गांधी जी रांची के सर्कुलर रोड स्थित किसके मकान में ठहरे थे, तो इसका सही उत्तर है कि जो मकान था वहाँ पर वो था बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय का, तो इन्हीं के मकान में वो रांची में रुके हुए थे। अगला है चंपारण संबंधी वार्ता के सिलसिले में गांधी जी दूसरी बार रांची कब आए थे, तो दूसरी बार गांधी जी रांची आए थे 8 जुलाई 1917 को, यानी ये भी चंपारण वाला ही है, तो 8 जुलाई 1917 को आए हैं। गांधी जी का दूसरा रांची प्रवास कितने दिनों तक था, तो ये यहाँ पर 4 दिनों तक गांधी जी रुके हुए थे, यानी 8 से 12 जुलाई तक। अगला है गांधी जी का चंपारण संबंधी वार्ता के सिलसिले में तीसरी बार रांची आगमन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 22 सितंबर 1917 को फिर गांधी जी आते हैं, तीसरी बार आते हैं। अगला है चंपारण संबंधी तीसरी वार्ता गांधी जी का राज्यपाल सर एडवर्ड गेट के साथ किस तिथि को हुआ था, तो ये जो वार्ता है वो हुआ था 24 सितंबर 1917 को, याद रखिएगा 24 सितंबर 1917 को। और ये वार्ता कब तक चला था, अगला क्वेश्चन है, तो ये चला था 4 अक्टूबर 1917 तक, यानी 24 सितंबर से शुरू हुआ 4 अक्टूबर तक चला। अगला है चंपारण संबंधी विवाद का अंत कहाँ हुआ,
तो चंपारण संबंधी जो विवाद का अंत है वो होता है रांची में ही, क्योंकि जो कमेटी बनी थी वो सारी बैठक कहाँ पर कर रही थी, रांची में ही कर रही थी। अगला है चंपारण के निलह किसानों की समस्या का समाधान हो जाने के पश्चात गांधी जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो आप जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दी थी और ये था महात्मा की उपाधि। अगला है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के लिए रांची में किस कमेटी का गठन किया गया था। तो इस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा एफ.जी. स्लाई। एफ.जी. स्लाई जो था इसका अध्यक्ष था और मेंबर के रूप में इसमें गांधी जी भी थे। और उसके बाद एक अधिनियम आया, चंपारण अधिनियम, जिसके तहत नील की जो खेती है उसको बैन किया गया। तो ये आया था 4 मार्च 1918 को, याद रखिएगा, चंपारण अधिनियम। अगला है कि चंपारण अधिनियम बनाई गई उससे किसानों को क्या लाभ हुआ। तो तीन कठिया प्रथा का अंत हो गया, तो बिल्कुल सही है। रैयतों का लगान घटा दिया गया, तो ये भी सही है। अगला है अबवाब अवैध घोषित कर दिया गया और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। अबवाब क्या होता है, तो ये टैक्स होता है। तो टैक्स को अब जो भी मतलब एक्स्ट्रा ये लोग टैक्स लेता था, पैसा लेता था, कर के रूप में जो लेता था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया और बोला गया कि अगली बार से अगर कोई ऐसे जबरन टैक्स लेता है या ज़्यादा टैक्स लेता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला है हमारे पास असहयोग आंदोलन। तो इसके क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, पहला एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था। तो आपको पता है कि यहाँ पर रांची भी, हजारीबाग भी, मानभूम भी, यानी ऑल हो जाएगा। किसके नेतृत्व में रांची में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो रांची में अगर असहयोग आंदोलन देखें तो यहाँ पे नागरमल मोदी का रोल जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो रांची में याद रखिएगा। अगला है कांग्रेस द्वारा जो असहयोग आंदोलन छेड़े जाने से पूर्व 1914 से ही झारखंड के किस जनजाति के लोग अंग्रेजी सरकार का हर दृष्टि से असहयोग करते आ रहे थे। तो आपको पता है कि ये गांधी जी के भक्त हैं, उरांव, टाना भगत। ये लोग हमेशा से ही अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति का पालन करते आते थे। अगला है बिहार कांग्रेस का कौन सा नेता असहयोग आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए झारखंड का दौरा किया था। तो ये जिस नेता का नाम है वो हैं उपरोक्त सभी, यानी राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ पर आए, जगत नारायण लाल और अब्दुल बारी भी, ये भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने आंदोलन चलाया था। टाटा के क्षेत्र में आप देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भगतों की गिरफ्तारी किस जिले में सर्वाधिक हुई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी गिरफ्तारी रांची, गुमला, लोहरदगा, इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी, यानी सभी हो जाएगा। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने झारखंड क्षेत्र में किसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि इसमें उपरोक्त सभी, यानी पंचायतों की भी स्थापना की गई, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, यहाँ तक कि आश्रमों की भी स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन जो C.F. एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ, कहाँ हुआ था। तो आपको याद होगा कि ये डाल्टनगंज में हुआ था। C.F. एंड्रूज की अध्यक्षता में 15वां अधिवेशन था छात्र वाला। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान 6 अक्टूबर 1921 को सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार छात्र संघ का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये हजारीबाग में हुआ था। 15वां कहाँ हुआ, डाल्टनगंज में हुआ। एंड्रूज की अध्यक्षता में 16वां कहाँ हुआ, तो ये सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में होता है। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज को यहाँ पे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किस संगठन ने झारखंड में सर्वाधिक संख्या में आश्रमों की स्थापना की थी। तो सर्वाधिक संख्या में टाना भगतों ने ही स्थापना की थी। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी किस फंड के लिए धन एकत्रित कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि इसी समय में एक तो बाल गंगाधर तिलक मरे थे, तो नेशनल लेवल पर तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था। और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो एक मद्य निषेध निवारण फंड भी था। ठीक है, तो यहाँ पे तिलक निवारण फंड या फिर मद्य निषेध निवारण फंड, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आगे है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस स्वतंत्रता सेनानी ने जंगलों को कट करके कपास की खेती करने की योजना बनाई थी। तो याद रखिएगा कि ये बिंदेश्वरी पाठक जो हैं, बिंदेश्वर पाठक, इन्होंने पलामू के क्षेत्र में जंगलों को काट करके कपास की खेती करने की योजना बनाई थी। और अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कब जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रखा गया था। तो इसका सही उत्तर है 15 मार्च 1921 को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रखा गया था। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन को हमने देखा। अब थोड़ा सा साइमन कमीशन से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला है कि साइमन कमीशन झारखंड कब आया। तो याद रखिएगा 1929 में ये झारखंड आता है। और साइमन कमीशन के विरोध में टाना भगतों ने किस क्षेत्र में आंदोलन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी हो जाएगा, यानी रांची, गुमला और लोहरदगा वाले क्षेत्र में। ये रांची कब पहुंचा साइमन कमीशन, अगला क्वेश्चन है। तो ये पहुंचा है नवंबर 1929 में रांची पहुंचा है। और अगला है कि किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को रांची में आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा सी, यानी उन्नति समाज के द्वारा। ठीक है, उन्नति समाज जो है इसी के द्वारा साइमन कमीशन को एक ज्ञापन दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और आंदोलन के दौरान प्रस्तुत कार्यक्रम क्या था। तो गांधी जी ने कहा था कि हर गांव में नमक कानून को तोड़ा जाएगा, आप जानते हैं, सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात है और सरकार को कर नहीं देने की भी बात है, यानी सभी सही है यहाँ पर। अगला है ताना भगतों ने सविनय अवज्ञा संबंधी कार्यक्रम किस क्षेत्र में चलाया था। तो फिर से यहाँ पर सारा हो जाएगा, रांची, गुमला, लोहरदगा सारा ही हो जाएगा। अगला है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा झारखंड में ये 6 अप्रैल 1930 को ही हो जाता है, यानी जब गांधी जी करते हैं उसी समय यहाँ भी हो जाता है। अगला है हजारीबाग जेल में बंद प्रसिद्ध साहित्यकार थे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो वहाँ से एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते हैं, वो पत्रिका कौन सी थी, काफ़ी फेमस पत्रिका थी और इसका नाम है कैदी। ठीक है, कैदी नाम है इस पत्रिका का। अगला है चक्रधरपुर के स्वराजियों ने अपना विरोध किस रूप में प्रकट किया। तो जो चक्रधरपुर के जो स्वराजी थे इन्होंने जंगल काटकर अपना विरोध को प्रकट किया था। अगला है संथाल परगना की स्वराजी महिलाओं ने किसके नेतृत्व में नमक कानून को चुनौती दी थी। तो यहाँ पर जो स्वराजी महिलाएं थी संथाल परगना में, इनका नेतृत्व किया था सैल बाला राय ने। याद रखिएगा, सैल बाला राय, दुमका और देवघर के क्षेत्र में। अगला है झारखंड के जनजातियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार का विरोध किस रूप में किया था। तो ये किया था जंगल में पेड़ काटकर। ठीक है, जंगल में पेड़ काटकर झारखंड की जो जनजातियां हैं उन्होंने इस तरह से विरोध किया था। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना कैंप जेल में बंद किस संथाल नेता की मृत्यु हो गई थी। तो पटना कैंप जेल में ए और बी यानी केतन और मोपना मांझी दोनों ही बंद थे और इनकी मृत्यु वहां पर हो गई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने झारखंड में किसान आंदोलन भी चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलन ए और बी यानी यदुवंश सहाय और ठेबले उरांव दोनों मिलकर चलाते हैं और इनका जो संगठन था किसान सभा, आप जानते ही हैं। तो यही लोग मिलकर यदुवंश सहाय और ठेबले उरांव मिलकर चलाते हैं। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची के किस संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था। तो रांची की जो संस्था थी वो थी तरुण संघ। तो तरुण संघ को यहाँ पर सविनय अवज्ञा के समय में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला है किस क्षेत्र के सिख समुदाय के लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो सिख समुदाय के लोग कहाँ के थे, सिंहभूम वाले क्षेत्र में ये सिख समुदाय थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। अगला है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो ये है सैल बाला राय, हमने पीछे पढ़ा है वो रिपीट हो गया, तो यहाँ पे सैल बाला राय सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी देखा और इसी तरह हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। छोटा छोटा ये वीडियो होगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये बुक है केबीसी नैनो की, तो अच्छी बुक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ और इससे अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और बाकी आपने पढ़ाई होगा। और पढ़ने के लिए जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।